Hello everyone. Today we are going to start second unit of macroeconomics, which is money and banking. The whole unit is divided into two portions. First one is money and second one is banking. In this video we will learn the part of money and its related topics to money chapter. So firstly let's start from definition. The definition of money is anything which is generally accepted as a medium of exchange, measures of value, store of value and means for standard of deferred पेमेंट. तो डिफिनेशन कहता है कि हम लोग किस थिंग को मनी कह सकते हैं. तो मनी हम लोग ऐसी कमोडिटी को कह सकते हैं जिसको हम लोग जनरल मीडियम की तरह यूज कर पाए, जिसकी हेल्प से कोई भी थिंग हम लोग एक्सचेंज कर सके अपनी. सपोज मेरे पास मनी है 100 रुपीज़, तो मैं उस 100 रुपीज़ की हेल्प से अगर मार्केट से जाके अगर एक 100 रुपीज़ की पेन परचेज कर पाऊँ तो मैं उस थिंग को मनी कह सकता हूँ. बट ऐसा सारी थिंग्स के साथ तो होगा नहीं. ओके, सपोज करो कि मैं 100 रुपीज़ का अगर वीट ले जाके पेन पर की डिमांड करूँ तो मे भी मुझे शॉपकीपर मना कर दे. बट अगर मैं 100 रुपीज़ की करेंसी लेकर जाऊँगा तब तो मुझे वो मना नहीं कर पाएगा ना. तो इसलिए हम लोग पहली कंडीशन है मनी, हम लोग जिस कमोडिटी को बोलना है उसमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एज ए जनरल मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करा जा सके. सेकेंड, मेजर ऑफ वैल्यू. फिर अगर किसी थिंग को मुझे पता करना है कि इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है तो उस वैल्यू को मैं किस में निकाल सकूं, मनी में. सपोज ये मार्कर मेरे पास है, इसका प्राइस जैसे 25 रुपीज़ है, तो ये मार्कर की वैल्यू अगर मनी रहता नहीं तो मैं इसको ऐसा तो मैंने बता नहीं सकता मार्कर बहुत अच्छा है, ये ब्लू कलर की इंक इसमें है और इससे हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे तो इसकी वैल्यू बताना थोड़ा वैलिड टाइप का नहीं लगेगा ना. तो हम लोग इसकी वैल्यू किस थिंग में मेजर करते हैं, तो उसका आंसर है मनी में. तो हम लोग कहने का मतलब है कि मनी उस थिंग को भी कह सकते हैं हम लोग जिसको वैल्यू को जो वैल्यू को मेजर करने में हेल्प करे. ओके. थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू. अब कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग कोई थिंग, जैसे अगर एग्जांपल लें कि जब अप्रैल का मंथ होता है उसमें जो वीट है वो तो बहुत चीप रेट्स पर बिकता है, वो चीप रेट्स पे सेल होता है. बट वही जो वीट है जब नवंबर दिसंबर का टाइम आता है तो उसका जो प्राइस है वो तो तुरंत राइज कर जाता है. तो इस वाले टाइम पीरियड में जो अप्रैल से नवंबर तक का टाइम पीरियड था, उस कंडीशन में जो स्टोरेज उसको वीट को स्टोर करने की वैल्यू थी वो किस की वजह से बढ़ पाई, तो उसका आंसर है मनी की हेल्प से. तो जैसे पहले 20 का था, अब बाद में कितना हो गया 25 का. तो मनी के अंदर एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो अगर किसी थिंग को स्टोर करके रखा गया है तो उसकी वैल्यू को बढ़ा दे. ओके. और फोर्थ है एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. ओके. और मनी उस थिंग को भी कहते हैं जो हम लोग फ्यूचर में पेमेंट जो होती है उनको डिफर्ड पेमेंट कहते हैं एक्चुअली. तो ऐसी उस थिंग को मनी कह सकते हैं, उस कमोडिटी को मनी कह सकते हैं कि जो फ्यूचर के पेमेंट्स को पे करने के लिए हम लोग को हेल्प कर सके. सपोज करो आज के टाइम पे EMI का ऑप्शन रहता है, तो अगर हम लोग को EMI पे करना है तो EMI को पे करने के लिए क्या चाहिए रहता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी थिंग चाहिए रहेगी ना. तो मतलब फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उससे जो मनी है उसी को तो पेमेंट करेंगे. बट अगर जब बार्टर सिस्टम चला करता था उस समय ऐसा नहीं पॉसिबल था कि हम लोग फ्यूचर की डिफर्ड पेमेंट्स को कर सकें. और वही बार्टर सिस्टम का जो एक्सचेंज का जो रिप्लेसमेंट है वो मनी का जो टर्म है आता है इकोनॉमी में, तो उस वाले मनी टर्म के आने के बाद जो बार्टर सिस्टम था वो फुली रिप्लेस हो जाता है. और आज के टाइम पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, पूरा जो जितनी भी इकोनॉमी है, हर जगह जो मनी है वो वर्क करता है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज. अब इसके बाद पढ़ते हैं बच्चों, व्हाट इज़ द मनी सप्लाई. तो कंट्री में एक टाइम पीरियड पर जितनी वैल्यू होती है, जितनी मनी स्टोर होती है, उसको क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं. तो मनी सप्लाई हम लोग किन किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, किन चीज़ों से मिलके मनी सप्लाई बनता है, वो डिटेल्स यहाँ पे लिखे. तो मनी सप्लाई इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक. तो उसमें हम लोग को सबसे पहला पोर्शन कौन सा ऐड करना है कि ऐसी करेंसी एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास में है. सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स के पास जो डिमांड डिपॉजिट्स हैं उनको ऐड करना है. और अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इन तीनों थिंग्स को जब प्लस कर देंगे तो क्या बन जाता है, मनी सप्लाई. इन शॉर्ट कैसे याद रख सकते हो आप कि जो मनी सप्लाई उसको M1 कहते हैं, और इसमें करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक को C बोलेंगे,
डिमांड डिपॉजिट्स में डी डी वर्ड आया ना, तो इसको डी डी कह सकते हैं और इसको ओ डी, ठीक। अदर डिपॉजिट्स विद RBI, तो आप इसको ऐसे याद रखोगे कि मनी सप्लाई की वैल्यू क्या होती है, सी करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ओके। इसके बाद है कि जो मनी है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो हेडिंग है फंक्शंस ऑफ मनी। तो जो आपने डिफिनीशन में थिंग्स पढ़ी कि मनी क्या कर सकता है, तो पहला है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज कर सकता है, तो इसका पहला फंक्शन वही हो गया कि हम लोग उसको एज अ जनरल एक्सचेंज मीडियम यूज कर सकते हैं। सेकेंड है मेजर ऑफ वैल्यू, कि हम लोग किसी थिंग की जो वैल्यू है उसको मनी के फॉर्म में हम लोग बता सकते हैं। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू, अगर कोई थिंग स्टोर करी गई है तो उस स्टोरेज के लिए कितना पैसा खर्च हुआ उसको भी मनी की हेल्प से बताया जा सकता है। एंड जो डिफर्ड पेमेंट को, फ्यूचर में आने वाली पेमेंट्स को जो पे करने के लिए जो एप्लीकेबल हो उसको भी मनी कह सकते हैं। तो ये सारे इसके हो गए फंक्शंस। और भी बच्चों में रिमाइंड करा दूं, ये जो चैप्टर है, जो यूनिट है बहुत स्मॉल सी यूनिट है, इसका 6 मार्क्स का वेटेज है। और इसके साथ भी अभी जब रिवाइज सिलेबस आया तो उसमें से कुछ पॉइंट्स कट कर दिए गए हैं, इसलिए हम लोगों ने इस वाले यूनिट को यहाँ से शुरू किया है मनी से। इसमें से जैसे बार्टर सिस्टम और मेजर्स ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं अभी हट चुके हैं। तो हम लोग के सिलेबस में ज़्यादा थिंग्स हैं भी नहीं, बस इतनी है, इन्हीं को आप डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, थैंक यू।